नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ललकार। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आरएसएस सामाजिक समरसता के जरिए दलित और मलिन बस्तियों में पैठ बढ़ाने में जुटा हुआ है। संघ ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है जिससे गांव में किसी भी दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से रोका ना जाए। उसकी बारात सामान्य वर्ग के परिवार के दूल्हे की तरह ही धूमधाम से निकले। और इसी क्रम में संघ गांवों और शहरों में सामूहिक पूजन और शिव मंदिरों में जलाभिषेक, सफाई कर्मियों का सम्मान और उनके बीच जलपान जैसे आयोजन करने जा रहा है। इससे दलित समाज में संघ के प्रति विश्वास तो बढ़ेगा ही, और तो इनके बीच संघ भी अपना दायरा बढ़ाएगा जरूर। संघ ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है जिससे गांव में किसी भी दलित को दूल्हे को घोड़े पर बैठने से रोका ना जाए। उसकी बारात सामान्य वर्ग के परिवार के दूल्हे की तरह ही धूमधाम से निकाली जाए। दलित वर्ग को सार्वजनिक कुएं से पानी भरने से रोकने की कुरीति को भी खत्म किया जाए। इसके लिए संघ के स्वयंसेवक लोगों को जागरूक करेंगे। जहां भी दिक्कत होगी वहां समस्या का समाधान किया जाएगा। संघ वाल्मीकि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत रविदास जयंती पर गांव में कार्यक्रम कर समाज को जोड़ने का भी काम किया जाएगा। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में मिले एजेंडे के तहत संघ अब पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के सभी प्रांतों में इसे धरातल पर उतारने में जुट गया है। सामाजिक समरसता का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं की सभी जातियों को जोड़ना है। यदि हिंदू धर्म की जातियां आपस में लड़ती रहेंगी तो हिंदू धर्म ही कमजोर होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी है, तब से हमने कास्ट, क्रीड, रिलीजन इनसे ऊपर उठकर काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर हम चलने पे तैयारी की है। हमने उसी आधार पर जितनी भी सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाई हैं, और हमने एक जो पहले निर्धारित वोट बैंक था पार्टियों का, जो जातिगत आधार पर था, उसको एक तरह से क्रैश किया है। हम सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, और सभी वर्गों में जो वर्ग पिछड़ गया है, जो वर्ग आर्थिक रूप से उतना उन्नत नहीं है, उसके लिए सरकार योजनाएं लाई है और उनको उन्नत करने का काम कर रहे हैं। इसी नाते 14, 17, 19 और 22 लगातार 4 चुनाव में सभी वर्गों का समर्थन हमें हासिल हुआ है। उसमें दलित वर्ग की भी भागीदारी जबरदस्त रही है। जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। चाहे दलित कार्ड खेलें, चाहे पिछड़ा कार्ड खेलें, हर जगह अगर आप देखें उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है, केवल वो मिसगाइड करने का काम करेंगे। लेकिन 2024 में हिंदुस्तान की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने जा रहा है, और आप देखेंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, 100 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे। ग्राफिक्स दिखा देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे 10 फरवरी 2023 को अखिलेश, और इसी के साथ साथ 10 जनवरी 2023 को कन्नौज के फूलमती देवी मंदिर में आराधना करने के लिए पहुंचे। और तमाम तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन किए गए 25 फरवरी 2022 को। तो मंदिर मंदिर अखिलेश का जो भ्रमण चल रहा है उससे आखिरकार क्या समझा जाए। 8 जनवरी 2021 को चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर में भी मत्था टेका गया और दुआ मांगी गई। अब हम बात करते हैं आरएसएस की। तो 2024 से पहले दलित समाज का दिल जीतने के लिए ये आरएसएस का बड़ा दांव है। दलित और मलिन बस्तियों में पैठ बढ़ाने का प्रयास है। बहरहाल 2024 में क्या परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन उससे पहले ही जो तैयारियां शुरू हो गई हैं, कोई दलित वोट बैंक को साध रहा है, कोई अल्पसंख्यक समाज को साध रहा है, कोई हिंदू समाज को साध रहा है। तो ऐसे में किसको सफलता हासिल होगी, ये तो बहरहाल 2024 में देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इसी विशेष मुद्दे पर। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशी आजाद, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशी आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर उमाशंकर राजभर हमारे साथ प्रवक्ता सुभाषपा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद आमीन भी जुड़ेंगे। मैं शुरुआत कर रही हूं बीजेपी के प्रवक्ता शमशी आजाद जी आपसे। ये जो आरएसएस ने किया है, कहा है कि अब जो दलित दूल्हे हैं वो भी घोड़े पर बैठेंगे, सामान्य वर्ग की तरह बारात निकलेगी। घर में जो काम करने वाली महिलाएं आती हैं, अगर हम उनसे चाय बनवा सकते हैं तो साथ में पी क्यों नहीं सकते। तो इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या वाकई एक रूपता लाना, समानता लाना मुख्य मकसद है?
देखिए, आरएसएस की बात अगर देखें तो आपने देखा होगा इसके पहले मोहन भागवत जी ने भी अल्पसंख्यक समाज को लेकर बहुत बड़े बड़े बयानात दिए, जिससे जो एक कट्टरपंथीता कही जाती थी कि आरएसएस हमेशा अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करती है, मुसलमानों के खिलाफ काम करती, तो वो विचारधारा बिल्कुल से आरएसएस ने और मोहन भागवत जी ने बिल्कुल से ख़त्म कर दी। और यही वजह है कि आज आरएसएस की तरफ जो पहले अनेक पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां एक माहौल बनाया करती थी अल्पसंख्यक समाज को बहकाने भड़काने के लिए कि आरएसएस का ये होता है, आरएसएस का मिशन ये, आरएसएस का मिशन ये। तो इस वजह से काफ़ी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आरएसएस को बिल्कुल घृणित निगाह से देखते थे। लेकिन वो जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तो पूरी तरीके से यहाँ पर मामला उल्टा हो गया है। अब आरएसएस जो है वो अल्पसंख्यक समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, अल्पसंख्यक समाज को लुभाने के लिए, अल्पसंख्यक समाज से मित्रता करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और आपने देखा होगा कि मोहन भागवत का भी ऐसा कोई बयान नहीं आया कि जिसमें यह कहा जाए कि उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को बुरा कहा हो या नीचा दिखाने की बात कही हो। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आरएसएस जुटी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी का भी यही लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास, और जिसमें लगातार सबका विश्वास जुड़ता चला जा रहा है। और ये बात जो है विपक्ष में बेचैनी पैदा करने के लिए काफ़ी है कि जिस वजह से आज अल्पसंख्यक समाज जो है भाजपा से दूर था, वो मिथ्या बिल्कुल गलत साबित हुआ। और आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक अलग से मैसेज दिया है कि जो देश का विकास चाहता है, जो राष्ट्र हित में काम करना चाहता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, वो हमारे साथ जुटे और उसको कहीं से भी किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। और यही बात है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जनता उनसे जुड़ती जा रही है। आज ऐसे ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुई है, ये लगातार मेहनत करने का नतीजा है। और अल्पसंख्यक समाज और हिंदुस्तान में सभी जातियों में अपनी विशेष पकड़, लेकिन एक बार फिर से 2024 में इस मेहनत का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभिषेक वाजपेयी जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि आरएसएस और बीजेपी अब दलित वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में जुटी हुई है, तो समाजवादी पार्टी में कहीं टेंशन का माहौल तो नहीं है? नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि इनकी चीजों को लेकर के टेंशन ले। देखिए, मेरे को शमसी भाई ने भी बातें कही तो मैं इनको याद दिला दूं कि शायद इनको याद होगा कि प्रतापगढ़ में अभी कई सारे दलित युवकों को दबंगों ने दौड़ा करके मारा था, उसमें 9 दलित युवक घायल हो गए थे। उसके बारे में भी इनको बताना चाहिए था, कि मोहन भागवत जी को भी बताना चाहिए था वो किसके समर्थक लोग थे और किन लोगों ने मारा था। इनको साथ में ये भी बताना चाहिए था कि कौन से पूर्व सांसद के पति ने अभी किस समाज के व्यक्ति को जूतों से मारने की बात कही थी, इनको वो भी बताना चाहिए था। और साथ में इनको वो बताना चाहिए था जो बुंदेलखंड में जो घटना हुई थी, वहां पे किस महिला को प्रताड़ित किया गया और किसके साथ रेप किया गया, उसके बारे में भी बताना चाहिए था। और साथ में मुझे लगता है मेरे भाई शमसी जी को भी एक चीज और बताना चाहिए था कि आगरा की वो घटना भी याद दिला दे, जहां पे पीड़ित परिवार जो था जिसके साथ रेप की घटना हुई थी, उसकी माँ, बेटी और पिता जाकर के एफआईआर लिखाने के लिए गए थे और उनकी एफआईआर बड़ी मुश्किल से लिखी गई थी। जब उसने कई सारे समाजवादी पार्टी के लोग सामने आए थे, फिर कुछ सामाजिक संगठन भी सामने आए थे, तब जाकर के एफआईआर लिखाई गई थी। तो कौन सी बातें करते हैं ये देखिए। यानी कि अभिषेक जी, आप आरएसएस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये भी है, एक मिनट अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर आरएसएस ये कहती है कि हम अपने स्वयंसेवक लोगों के बीच में भेजेंगे, मलिन बस्तियों में भेजेंगे ताकि वहां पर एकता आए और सम्मानता आए, अगर ऐसा होता है तो उससे तो तस्वीर बदलेगी, फिर इसे तो पॉजिटिव स्टेप समझना चाहिए ना, ये तो पॉजिटिव कदम है एक तरह से। कीर्ति जी, आपने जब ये प्रश्न कहा कि अपने स्वयं सेवक संघ के लोग भेजेंगे, तो मुझे वो वाक्य याद हो गया। आपको याद होगा पिछले सत्र की सरकार में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहीं पे खाना खाने जाना था रात्रि प्रवास के समय, और एक महिला मंत्री ने खाना बनाया था, उसके लिए बाकायदा नए बर्तन तक आए थे। तो मैं अब इस पे क्या कह सकता हूँ, आप अच्छे समझ सकते हैं, मैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ना ब्राह्मण सुरक्षित है, ना पिछड़े सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक समाज के लोग सुरक्षित हैं, ना दलित वर्ग के सुरक्षित हैं, और जनता के मुद्दे ये जमीन में गड्ढा खोद करके दफन कर चुके हैं। चलिए ठीक है अभिषेक जी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार सभी को चर्चा में मैं जोड़ लूं। हमारे साथ सुभाषपा से भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं देख पा रही हूँ। सुभाषपा से हमारे साथ उमाशंकर राजभर जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, जो आरएसएस की ओर से ये बयान आया है, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया ही जानना चाहूंगी ताकि उसके ऊपर फिर चर्चा हो सके। उमाशंकर जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है?
चलिए, लगता है मेरी आवाज़ उमा शंकर जी तक नहीं पहुंच रही है, टेक्निकल एरर की वजह से। उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। अभिषेक जी, मैं आप ही के पास रुक करना चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अखिलेश यादव को आखिरकार चुनावों के समय ही मंदिर मंदिर की याद क्यों आती है। नहीं, देखिए कीर्ति जी, मुझे नहीं पता है कि ये कौन बयान दे रहा है और किस तरीके से लोग सोच रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि बांके बिहारी मंदिर में अक्सर जाया करते आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो क्या वो चुनाव के समय ही जाते हैं? आपको याद दिला दूं कि अभी कानपुर में भी जो गणेश जी का मंदिर है बाकायदा, वहां पे स्टेशन के पास में, वहां पे भी गए थे, तो क्या चुनाव के मद्देनजर गए थे? ऐसा कोई भी नहीं है कि देखिए, मंदिर में जाना एक आस्था का विषय है और उसी के अनुसार सब काम करते हैं। आपको याद दिला दूं कि हम सिर्फ एक पैटर्न पे काम आज के समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है, एक बूथ 20 यूथ का जो नारा दिया है, हम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सारे नेता, सब लोग उसी चीज को साकार करने के लिए अपने पूरे जोश और जद्दोजहद के साथ हम लोग लग चुके हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के साथ साथ, चलिए, ये तो रही आपकी चुनावी रणनीतियां। अभिषेक जी, ये तो रही आपकी चुनावी रणनीतियां, लेकिन मेरा सवाल यही था कि अखिलेश जी अचानक से मंदिर मंदिर जाने लगते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, वृंदावन मंदिर भी जाते हैं, बहुत बार जब चुनाव नहीं होते तब भी जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल यहाँ पर यह है कि अचानक से मंदिर मंदिर जाना और फिर आप ही की पार्टी से रामचरितमानस पर भी बयान सामने आना, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है ना दोनों परिस्थितियां। एक और आप ही की पार्टी से बयान आता है रामचरितमानस के विरोध के लिए, दूसरी ओर अखिलेश यादव जा रहे हैं मंदिर मंदिर, तो इसे कैसे जनता कैसे समझे? देखिए, किसी भी व्यक्ति का उसके निजी बयान को कोई भी निजी बयान बात नहीं कह साहब, सकते। नहीं, निजी बयान नहीं। अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल पूछा था, अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था। देखिए, कोई भी, देखिए, तो आपको उस बयान को भी याद होगा कि हमने हमारे यहाँ पे रामचरितमानस का किसी ने विरोध नहीं किया है। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्रवक्ता होने के नाते मैं ये बाबर जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि किसी ने भी रामचरितमानस का विरोध नहीं किया है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, मैंने आपको पुनः कहा इस बात को, ये हमारी आस्था का विषय है। आदरणीय अखिलेश यादव जी हर एक मंदिर में जाते रहते हैं, हर एक मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, तो किसी चुनाव के मद्देनजर नहीं जाते हैं। ठीक। और ये जो आरएसएस की ओर से बयान सामने आया, आप इसे क्या चुनावी एजेंडा समझेंगे अभिषेक जी? नहीं, ये तो देखिए जाहिर सी बात है कि जब आरएसएस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, उनका जनाधार खो चुका है। चलिए ठीक है, तो यही पॉइंट लेकर के मैं शमशेर आजाद जी के पास जाना चाहूंगी। शमशेर आजाद जी, आरएसएस को लगा कि अब बीजेपी की तो जमीन खिसकने लगी है, दलित वोट बैंक छिटकने लगा है, तो फिर आरएसएस आ गई है मैदान में आपकी मदद करने के लिए। नहीं, आप कीर्ति जी खुद देखें कि अगर कहीं से ज़मीन खिसक रही होती तो हम 80 सीट पूरी लाने का उत्तर प्रदेश में वादा कैसे करते? हम 80 सीट लाने के लिए कोशिश क्यों करते? समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही कह दिया कि हम 50 सीट सिर्फ जो है जीतना चाहते हैं, तो ये बात तो आधा तो उन्होंने पहले ही हार मान लिया है। चुनाव के पहले ही लोकसभा में अगर 80 सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, तो समाजवादी पार्टी तो पहले ही 50 पे लड़ाई लड़ने की तैयारी करती है, यानी बाकी सीटों पर उन्होंने पहले से वॉकआउट दे दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ उन्होंने अब कह दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आगे पता नहीं क्या रणनीति बैठे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लेकर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनका संगठन मजबूत है, और हम जो वादा करते हैं, अपने दावा जो करते हैं, हम पूरी तरीके से उसमें सफल भी होते हैं। आपने देखा होगा कि आजमगढ़ और रामपुर का किस तरीके से चुनाव हुआ, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो आखिरी खंभा था समाजवादी पार्टी का, उसको भी हिला कर रख दिया। अगर हमने अमेठी में जीतकर कांग्रेस का वहां पे सफाया किया है, तो निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए आखिरी चुनाव। हालांकि जातिगत कार्ड खेला गया था बीजेपी की ओर से, लेकिन वो जीत हासिल नहीं हुई। मैनपुरी में सिंपैथी थी, क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का मुझे लगता है हमारे सम्मान करते हैं, वो मित्र नेता थे, लेकिन उसके बाद ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, क्योंकि उमाशंकर राजभर जी से एक बार भी हम प्रतिक्रिया नहीं ले पाए हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार उमाशंकर राजभर जी भी इस पर प्रतिक्रिया दे। उमाशंकर राजभर जी, जो आरएसएस की ओर से कहा गया है कि अब दलित दूल्हे भी घोड़ी पर चढ़ेंगे, उनकी भी सामान्य वर्ग की तरह बारात निकलेगी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप वाकई सोचते हैं कि आरएसएस की ओर से समानता लाने की एक कोशिश है, या फिर बीजेपी का दलित वोट बैंक खिसक रहा है, उनकी मदद करने के लिए यह बयान दिया गया है?
नहीं, पर इस बात को ध्यान रखिए, जो दलित वोट है वह खिसक नहीं रहा है। 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा तो भाजपा को आने का वजह केवल है दलित वोटर जो है 5 किलो राशन जो भाजपा ने जन कल्याणकारी कार्य किया है उसके बल पे 2022 पे आए। नहीं तो जिस तरह से माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी और सपा के नेता माननीय अखिलेश जी के साथ में और अपना जो है राष्ट्रीय लोकदल जो अपना इनका जाटो जी थे साथ में रह करके जो सिचुएशन हम लोगों की बनी थी जयंत चौधरी जी के साथ में, ऐसा लगा नहीं कि 22 में भाजपा आएगी। लेकिन यही दलित वोटर जो है जो जन कल्याणकारी योजनाएं भाजपा की है उसके वजह से दोबारा जो है भाजपा को रिपीट होती है। तो इसमें ये मत कहिए जो है यह दलित वोट जो है भाजपा से खिसक रहा है, वह तो भाजपा का परमानेंट वोट नहीं है, 22 में वह चढ़ा है। अच्छा ठीक है उमाशंकर राजभर जी, तो फिर क्या यहाँ पर टाइमिंग पर सवाल ना खड़ा किया जाए कि चुनाव नजदीक आ रहे तो एकदम से दलितों की याद आती है, याद आता है कि दलितों को भी घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार है? नहीं, अधिकार देखिए, अगर लोकतंत्र है भारत में सबको अधिकार है। कहीं कहीं जो ऐसे वर्चस्व वाली जातियां थी, ऐसा नहीं कि भाजपा के लोग कहिए, ऐसे कहीं कहीं सपा के भी लोग जो है इस तरह से गुंडागर्दी किए हैं। तो इसमें दो राय नहीं है। ये मत कहिए कि दलित को अधिकार नहीं है, दलित को पहले भी जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया है सबके लिए समान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीज लागू होती है भाजपा के लिए वही सपा के लिए भी लागू होती है, तो वह कोई नई बात नहीं है। अगर दलित साहसिक शिक्षा से अधिकार से वंचित नहीं रहेगा तो वह घोड़ी पे चढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, अभिषेक जी आपसे मेरा सवाल है कि देखिए बीएसपी की दलित वोट बैंक पर सेंध मारने की तो तैयारी है ही बीजेपी की ओर से, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के पास क्या कदम बचा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो अब हिंदुत्व का भी कार्ड अपनाने लगी है, फिर दलितों का कार्ड किस तरह से अपनाया जाएगा? यानी कि कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के पास अब अगला कदम क्या होगा? देखिए कीर्ति जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो लेकिन उसके पहले मैं हमारे भाई उमाशंकर जी का मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। कम से कम उनको आज अंबेडकर जी की बात तो याद आ गई कम से कम उनको, लेकिन ये स्टैंड भी क्लियर करना पड़ेगा कि उनको रहना किस साइड में है, कि कभी भारतीय जनता पार्टी के गले लगते हैं कभी दूसरी पार्टी के गले लगते हैं। उनको कम से कम बिन पेंदी के लोटे होने से बचना पड़ेगा, हर एक चीज के लिए उनको बचना पड़ेगा, अपना स्टैंड क्लियर रखना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो अभी आपने प्रश्न कहा, देखिए हम अपनी रणनीतियों के अनुसार चल रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को जो रणनीति बताई उस रणनीति के अनुसार हम काम कर रहे हैं, उसी के अनुसार चल रहे हैं। हम किसी भी कार्ड से बचने की जगह पे हम साथ में दे करके सबको चल रहे हैं। आपको उदाहरण के तौर पर मैं याद दिला दूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस सेवा चालू की थी। वो किसी जाति धर्म के नाम पे चालू नहीं की थी, उसके लिए इसलिए चालू की थी सबको उसका फायदा मिले। लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए कि अभी आज के पेपर में था कि व्यक्ति को एक शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, अपने मोटरसाइकिल पे लाद के लेकर के जा रहा था। ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हम शमशी जी भाई अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। आज ही आपने पेपर में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बिहार से लड़कियां यहाँ पे थी, उनको बंधक भी बनाया, उनके साथ गंदे काम भी किए। तो मैं उन चीजों पे नहीं जानता हूँ, लेकिन हमको उस पैमाने पे देखना पड़ेगा कि हम इस प्रदेश को, इस देश को लेकर के जा किधर रहे हैं। अर्थव्यवस्था भारत की डूब रही है, आपने बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। आप देखिए कि महिलाओं की सुरक्षा तार-तार हो रही है, और आप देखिए कि देश की सुरक्षा में भी चूक हो रहा है। उसको बाकायदा एक ठग को Z+ श्रेणी की सुरक्षा भी दी जा रही है। तो हम हर एक मुद्दे को लेकर के, हर एक पैटर्न को लेकर के चल रहे हैं 2024 के रणनीति को लेकर के, आगे चुनाव को लेकर के। ठीक है, शमशी आजाद जी, आप तो कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है और हर जगह दिखाई देता है कि बेहतर माहौल है, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उन्हें तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। विपक्षी दल का पूरी तरीके से जो कहा जाता है हताशा और निराशा इनके बयानात से पूरी तरीके से दिख रही है, क्योंकि लगातार हारता हुआ चुनाव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल उनका गिराता चला जा रहा है। अनर्गल बयान देना, अविश्वसनीय बयान देना, हास्यास्पद बयान देना जिसका कोई तथ्य नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती चली आ रही है, और एक छोटी सी पार्टी समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पाई है, वो अगर इस तरीके का बयान दे रही है तो ये हंसने वाली बात है।
हम लगातार जनता के बीच में हैं, हम आरोप नहीं लगाते हैं, हम जनता के बीच में हैं पूरी तरीके से। और ऐसा कोई भी सप्ताह खाली नहीं गया होगा भारतीय जनता पार्टी का कि जब उसने जनता के दरवाजे जाने का काम न किया हो। किसी न किसी माध्यम से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार रहे हैं। 2019 के चुनाव के बाद से जो भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हारी हुई है, वहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये कार्यक्रम रहा है कि महीने में कम से कम एक दिन प्रवास करे। और जो जीती हुई सीटें हैं वहां पर भी मोदी जी ने कहा कि कम से कम एक दिन का प्रवास जरूर करें। ठीक है शमशी आजाद जी, मैं मोटा मोटा समझ गई हूँ कि चुनाव आते हैं तो पूरी तरह से बीजेपी की ओर से तैयारियां होती है और तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर हमेशा ये कहा जाता है कि वही बीजेपी की रणनीतियों को फॉलो किया जाता है। अभिषेक जी, जैसे पन्ना प्रमुख की बातें हुई वैसे ही आपने भी हर बूथ पर यूथ, तो इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की रणनीतियों का कट कॉपी पेस्ट है। जी अभिषेक जी, देखिए कीर्ति जी, हम किसी भी व्यक्ति की कॉपी नहीं करते हैं। हम अभी आपने देखा कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो मीटिंग हुई, सबकी बातें सुनी कि किस अनुसार काम करना, किन चीजों पे काम करना है, बाकायदा सभी लोगों ने इस बारे में मंत्रणा करने के बाद आगे प्रोसेस को किया हुआ है। और जो एक बूथ 20 यूथ की बात आप कर रहे हैं, ये पहले से ही हमारे यहाँ चल रहा था। क्योंकि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संगठन का विस्तार किया और लोगों को इसमें शामिल किया, तो हम हर एक बूथ को मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए चीजों के मद्देनजर हम काम करना चालू कर चुके थे। ये एक नारा है, एक बूथ 20 यूथ, क्योंकि आज जो प्रदेश और देश है उसको यूथ के भरोसे जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो हर एक चीज को जानते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे फिर महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे एनजीओ को आगे लेकर के चलने की बात हो। यानी कि अब आप भी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार। आदरणीय अखिलेश यादव जी तो हमेशा से, खुद युवा है तो युवाओं की सोच रखते हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी युवा के नाते आगे प्रदेश को लेकर के चल रहे हैं। आपने देखिए कि डायल हैंडेड उन्होंने इस वजह से ही लेकर युवाओं को साथ लेकर के चल रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद साथ है या नहीं है? याद होगा शिवपाल यादव जी को मनाना पड़ा था आपको। देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए मनाना नहीं, हमेशा आदरणीय शिवपाल जी ने हमेशा कहा कि हम साथ हैं और आशीर्वाद हमेशा साथ रहता ही है। बड़े देखिए छोटों से अगर कोई गलती हो जाए तो बड़े उनको माफ करते हैं और आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत देर कर दिया आपने गलती मानने में। उमाशंकर जी, आपसे समाजवादी पार्टी का बहुत सीधा समय सवाल लगा यही दिया है गलती मानने कि में। अखिलेश यादव जी सुभाषपा कहाँ का गलती क्या है मानेंगे? कि जनता जब उनको माफ करने पे तैयार नहीं है तो अखिलेश शमशी यादव आजाद को लगातार जनता शमशी जवाब आजाद जी, मैं देती जरा चली उमाशंकर जी से बात कर लूं एक आज बार। भी 23 करोड़ उमाशंकर जी से मैं सवाल कर लूं। करोड़ रुपए जनता के फूंक दिए आपने। उमाशंकर राजभर जी, मेरा सवाल आपसे है कि किस पार्टी के साथ है आप? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो आपको ये कहती है कभी आप किसी के साथ है, कभी आप किसके साथ है, तो सुभाषपा को किसके साथ समझा जाए? कीर्ति जी, इस बात को आप ध्यान रखिए कि माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा जो गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों को अधिकार देगा, हमेशा उसके साथ रहेंगे, जो उनका सम्मान करेगा। इस बात के लिए हम भाजपा के साथ भी 18 महीने रहे और जब तक गरीबों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों को सम्मान था हम उनके साथ में रहे। लेकिन ऐसा हमको महसूस हुआ तो हम उनसे अलग हो गए। दूसरी बात, 2022 में हम सपा के माननीय अखिलेश जी के साथ में आए, लेकिन उनके साथ रह करके जब बिन केवल माला की हम बात करते थे, टिकट देने की बात करते थे, तो कभी भी एक पिछड़ों को उन्होंने टिकट नहीं दिया। वही नतीजा रहा कि हम अखिलेश जी के साथ में नहीं है। तो आज हम इस बात को मानिए, जो हमारी विचारधारा के अनुरूप रहेगा उसके साथ रहेंगे। दूसरी बात, मैं सपा के मित्र को बता दूं कि 93 में दलित और पिछड़ा जो है गठबंधन हुआ था माननीय काशीराम जी और माननीय मुलायम सिंह जी के। 93 के बाद कीर्ति जी उनको याद करिए, लेकिन दलितों के साथ यही अखिलेश के समाजवादी के लोगों ने क्या हासिल किया? गेस्ट हाउस कांड कोई दलित भूला नहीं है। उसके बाद भी बहन मायावती जी ने उसको भूल करके 2019 में इनके साथ गठबंधन किया। लेकिन आपने कीर्ति जी देखा होगा, 10 सीट अगर जीतती है बसपा, 5 सीट सपा जी, यानी दलित कभी भी समाजवादी को वोट देना नहीं चाहता। वही हाल आज पिछड़े की है।
जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार और ठीक है। गुंडागर्दी किया है, ठीक है, इनके ठीक है। शासनकाल में 4 बार ये सत्ता में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैसेज पहुंच गया समाजवादी पार्टी के पास और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेगी। अभिषेक जी, लेकिन देखिए, आप उमाशंकर जी की बात का तो जवाब दीजिए, साथ में मेरे भी बात का जवाब दीजिए। ठीक है उमाशंकर जी, मैं एक बार अभिषेक जी का कमेंट ले लूं, आप ही के सवालों का जवाब ले लूं। उमाशंकर जी, टाइम की बहुत कमी है, एक बार मैं अभिषेक जी से बात कर लूं। अभिषेक जी, एक तो उमाशंकर जी की भी बातों का जवाब जरूर दीजिए और दूसरा मुझे एक बार ये क्लियर जरूर कीजिए, समाजवादी पार्टी का ये जो आरएसएस की ओर से दाव चला गया है, समाजवादी पार्टी क्या इससे सहमत है या नहीं है? क्या इस फैसले का स्वागत करती है या नहीं करती है? क्योंकि देखिए, स्वयंसेवक अगर इन लोगों के बीच में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं एक बदलती हुई तस्वीर तो दिखाई देगी। ये सबसे बड़ी चीज है कि मैं हमारे डॉक्टर उमाशंकर जी को मैं इस बात को ध्यान दिलवा दूं कि उनको संज्ञान लेना चाहिए, बल्कि शमसी जी से पूछना चाहिए कि राजभर जी ने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, किसी गांव की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हो गया कि नहीं हुआ। मैं नाम नहीं बोल रहा। चलिए ठीक है, बहुत छोटे में अभिषेक जी मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। दूसरी जी मैं देखिए, ये देखिए, जो आप इस बात को कह रहे हैं, हम सब लोग बहुत पहले से कहते रहे हैं कि घोड़े पे चढ़ना चाहिए और हर व्यक्ति का अधिकार है। डॉक्टर आरएसएस के फैसले का स्वागत करते हैं या नहीं, हाँ या ना? देखिए, हम जो देश के हित में, जो प्रदेश के हित में, जो जनता के हित में होगा, हर एक चीजों की स्वागत करते हैं और उन पे आगे चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती, लेकिन 2024 में क्या होने वाला है ये तो तब पता चल पाएगा। लेकिन इस बीच तमाम जो पार्टियां हैं वो सभी वर्गों के वोट बैंक को खींचने की तैयारी जरूर कर रही हैं और इसलिए आज सवाल भी समाजवादी पार्टी से प्रमुखता से यही रहा कि आरएसएस का ये जो दलित दाव चला है, क्या उससे समाजवादी पार्टी में टेंशन है? और टेंशन जरूर होगी, इसलिए कोई ना कोई दाव अब वहां से भी खेला जाएगा। बहरहाल क्या दाव खेला जाता है ये तो देखना होगा। फिलहाल ललकार में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।